विवाह का एक मुख्य भाव है विवाह की संभावना, यानी विवाह होगा या नहीं होगा, शादी होगी या नहीं होगी, इसी भाव से देखा जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं क्या उसकी कुंडली में शादी का योग है भी कि नहीं है। तो उसको भी कैसे देखा जाता है, उसका जिक्र, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। किसी की आवाज़ आ रही है तो कृपया अपना माइक बंद कर दें। तो सातवां भाव एक विवाह का मुख्य भाव है, शादी का एक मुख्य भाव है। विवाह का होना और ना होना भी हमको सातवें भाव से ही पता चलता है। दूसरे नंबर पे सातवें भाव का स्वामी। गुरुजी आप म्यूट हो गए गुरुजी। गुरुजी आवाज गई आपकी। अब आ गई जी। हाँ गुरुजी। जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। तो सातवें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश, 7th हाउस लॉर्ड, ये जो भाव है इसका जो लॉर्ड होगा, इसका कार्य है विवाह का रख रखाव। सप्तमेश से शादी नहीं देखी जाती कि शादी होगी या नहीं होगी, ये जिम्मेदारी 7th हाउस के लॉर्ड की नहीं है, बल्कि 7th हाउस के लॉर्ड की जिम्मेदारी है कि उस जो शादी हो रही है या होगी या हो चुकी है, तो उसका रख रखाव, मेंटेनेंस का कार्य है इसका। अगर अशुभ स्थितियों में यानी सातवां भाव अगर खराब है, तो अगर 7th हाउस लॉर्ड अच्छा है तो उस खराब चीज़ों को भी वो अच्छी तरह मैनेज करने में सफल हो सकता है। खराब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करने में सफल हो सकता है। कब? अगर 7th हाउस लॉर्ड अच्छा है। इसी प्रकार से अगर सातवां भाव अच्छा है, यानी शादी का संबंध आपको अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन 7th हाउस लॉर्ड खराब है, तो वह अच्छी मैरिज लाइफ को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो जो मेंटेनेंस का कार्य है वो 7th हाउस लॉर्ड का है। अगर 7th हाउस लॉर्ड हमारा खराब हो जाता है तो शादी अच्छी हो या बुरी हो, उसका मेंटेनेंस खराब हो जाता है, उसका मेंटेनेंस खराब हो जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, ठीक है। तो 7th हाउस लॉर्ड से कभी ये मत देखिएगा कि वैवाहिक जीवन कैसा है, बल्कि ये देखेंगे कि वैवाहिक जीवन जो भी है, अच्छा है या खराब है, उसका वो मेंटेनेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। आपने ये देखा कि 7th हाउस लॉर्ड अच्छा बना हुआ है, लेकिन 7th हाउस हमारा किसी भी व्यक्ति का या नेटिव का, जातक का 7th हाउस खराब है, और आप उससे ये कह रहे हैं कि आपका भाई वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है, वो कहेगा यार कहाँ अच्छा, हम तो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो वो तो उसने सही आंसर दिया, आप एनालिसिस गलत कर रहे थे। उसने तो एकदम सही बात कही ना, उसका भाव तो खराब था, वो आपने देखा नहीं, और 7th हाउस लॉर्ड उसका अच्छा था, तो वो उस खराब वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा है। तो सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पे क्या हो सकती है कि अगर 7th हाउस अच्छा हो और 7th हाउस लॉर्ड भी अच्छा हो, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यानी वैवाहिक जीवन तो अच्छा है ही है और साथ में उसका मेंटेनेंस भी अच्छा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कुंडली आती है, किसी जातक की या किसी नेटिव की कुंडली आती है, और वो पूछ रहा है कि हमारा वैवाहिक जीवन किस प्रकार से जाएगा। तो आप पहले उसके 7th हाउस लॉर्ड देखेंगे, नहीं सॉरी, सबसे पहले आप 7th हाउस देखेंगे और फिर 7th हाउस लॉर्ड देख करके आप सही डिसीजन देंगे कि भाई 7th हाउस देख करके आपको समझ में आएगा कि आपकी मैरिज लाइफ अच्छी है या बुरी है, और 7th हाउस लॉर्ड देख करके ये समझ में आएगा कि वो अच्छी और बुरी चीज़ को मैनेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आज बात करेंगे कारक की, सिग्निफिकेटर की।
सिग्निफिकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जो नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष पूरी की पूरी सिग्निफिकेटर पर ही आधारित है। वो हाउस और हाउस के लॉर्ड को न लेकर के वो सारे के सारे सिग्निफिकेटर पर ही सारी बात करने में सक्षम है। और अब ये देखा जाता है कि जो नाड़ी ज्योतिष यानी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो है, उससे जब आप कोई भी फलादेश करते हैं तो आप 80% तक सही फलादेश करने में कामयाब हो जाते हैं। जो कि आप केवल क्या देख रहे हैं, केवल आप सिग्निफिकेटर देख रहे हैं बस। यानी आपने हाउस को और हाउस लॉर्ड नहीं देखा, केवल आपने उसका सिग्निफिकेटर देख लिया और उसी से सारी आपको कामयाबी 80% मिल रही है। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें तो आप हाउस लॉर्ड और सिग्निफिकेटर तीनों चीजों को चेक कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपके फलादेश में, आपके प्रेडिक्शन पार्ट में कितनी एक्यूरेसी हो सकती है। 100% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो सकती है। 100% से ज़्यादा एक्यूरेसी हो सकती है। हाँ हेलो, 512080@Paytm। कहाँ पे क्या करना है? ठीक है कर दिया ना मुझे, यहाँ से पेमेंट कर दें। वॉइस नहीं आ रही गुरुजी। ठीक है, डैडी क्लास में है, डैडी के पास अभी गुरुजी फोन पे बात कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने म्यूट कर रखा है। एक मिनट रुक जाओ, देखो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना गुरुजी। गुरुजी पिछले क्लास का वीडियो नहीं आया। आज जी पिछली क्लास का वीडियो इसलिए नहीं आया कि थोड़ा हम मतलब देख नहीं पाए उसको और हम भेज नहीं पाए हैं। तो हम उसको भेज देंगे तो वो बना देगा, जो हमारा ये बनाता है वीडियो वो बना देगा। लेकिन अभी हम भेज ही नहीं पाए, कोशिश करते हैं कि कल तक भेज देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये बात रिकॉर्डिंग चलेगी, रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिग्निफिकेटर की। मैंने कहा कि कुछ हमारे पास ऐसी ज्योतिष है जो केवल सिग्निफिकेटर पर ही काम कर रही है और उस सिग्निफिकेटर से उनका जो फलादेश होता है वो 70-80% सही जाता है। कुछ लोग केवल उतना ही सीख करके अच्छा कमा रहे हैं और अपना अच्छा नाम बना रहे हैं और केवल उतना ही जान करके। मतलब ऐसा नहीं कि भृगुनंदी नाड़ी अपने आप में बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो केवल और केवल सिग्निफिकेटर के ऊपर बेस्ड है। 80% आपको सही फलादेश करने में वो कामयाब है। केवल किस बेसिस पर? सिग्निफिकेटर के बेसिस पर, कारक के बेसिस पर। आप जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ले रहे हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप कारक, हाउस एंड हाउस लॉर्ड तीनों को ही यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, कारक में अगर व्यक्ति किसी मेल चार्ट, अगर आपके पास किसी ऐसा कोई नेटिव है, कोई जातक आया जिसका हॉरोस्कोप एक मेल का है, यानी एक पुरुष की कुंडली आपके पास आई है, मेल का हॉरोस्कोप आपके सामने खुला हुआ है, तो वहां पर मैरिज का सिग्निफिकेटर होगा वीनस यानी शुक्र। मैरिज का सिग्निफिकेटर होगा शुक्र होगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि आपके पास कोई एक ऐसा चार्ट आया है, कोई एक ऐसा हॉरोस्कोप आया है जो कि फीमेल का है, जो कि एक स्त्री का है, एक लड़की का है, स्त्री तो नहीं कहेंगे, लड़की कहेंगे, वो जो नेटिव है वो एक फीमेल है, तो उसकी कुंडली में वहाँ पर 3-3
सिग्निफिकेटर लेने की बात कही गई है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग पुरानी ज्योतिष में जुपिटर गुरु को लिया जाता था। गुरु का मतलब हो गया कि उस फीमेल जो नेटिव है, जिसका आप चार्ट देख रहे हैं, उसका अपने पति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है एक आदर्श के रूप में। क्योंकि पहले के जमाने में स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर मानती थी, और हम गॉड को किससे देखते हैं? गॉड को देखने के लिए हमारे पास कौन सा प्लेनेट है? गुरु से। गुरु है, जुपिटर है, गुरु है, जुपिटर है। तो अगर आप किसी भी फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर को देख रहे हैं, तो आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? अगर जुपिटर की स्थिति, कंडीशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, वो अपने फ्रेंड यानी अपनी मित्र राशि में फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का नीचत तो नहीं है, और वहां पर षड्बल में उसको अच्छे नंबर मिले हुए हैं, इसका मतलब वो लड़की अपने पति में परमेश्वर की तरह उसको पूछ सकती है। हाँ, पूछ सकती है, यानी कि वो उसको उस रूप में वो देखना चाहेगी। लेकिन केवल जुपिटर को देखकर यही बात समझ में आएगी। उसके बाद जो वैवाहिक जीवन जिसको आप कहते हैं वैवाहिक सुख, संभोग सुख, जो वैभव विलासिता का प्रतीक है, वो है शुक्र। लड़की की कुंडली में भी यानी फीमेल चार्ट में भी आपको वीनस को ही देखना पड़ेगा ये चीज को देखने के लिए। मान लिया किसी फीमेल का चार्ट आप देख रहे हैं, वहां पर जुपिटर की काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन वीनस की स्थिति अच्छी नहीं। स्थिति अच्छी ना होने का मतलब है कि वह प्लैनेट हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 में है, या अपनी नीच राशि में है, या षड्बल में कमजोर है। नीच राशि में और 6, 8, 12 में है तो ये ज्यादा बुरी स्थिति है, और षड्बल में कमजोर है, और उस पर क्रूर ग्रह शनि, राहु और केतु का इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पर मैरिज के लिए हम लोग सूर्य को अच्छा नहीं मानते। यानी कि अगर मैरिज का जो सिग्निफिकेटर है शुक्र, उसके ऊपर यदि सूर्य का प्रभाव हो गया, तो आप ये ना मानिए कि बहुत अच्छा है, बल्कि उसका जो वैवाहिक सुख है वो वहां पर खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा। वैसे दूसरे फील्ड के अंदर सूर्य का प्रभाव अच्छा माना गया है। कहां पर अच्छा माना गया है? जब हम लोग जॉब या प्रोफेशन की बात करते हैं, व्यक्ति के स्टेटस की बात करते हैं, समाज में, सोसाइटी में उसके अपने स्टेटस, मान सम्मान की बात करते हैं, तो वहां पे सूर्य एक अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन वही सूर्य मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। कब अच्छा नहीं होगा? जब वो मैरिज के जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनको यदि वो किसी तरह से कंजंक्शन में आ जाए, या एस्पेक्ट यानी कि दृष्टि दे दे, या किसी तरह से उससे कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे सूर्य को, ऐसा सूर्य मैरिज के सिग्निफिकेटर यानी वैवाहिक जीवन, बल्कि वैवाहिक सुख के जो कारक प्लेनेट है शुक्र, उसको वो डिस्टर्ब करेगा, और वहां पर उसकी जो वैवाहिक सुख है वो जरूर वहां पे डिस्टर्ब होगा। और आपको अच्छी तरह से पता है कि सूर्य और शुक्र की दूरी 28 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि सूर्य मैक्सिमम अगर दूर जा सकता है तो वो एक हाउस ही दूर जा सकता है, यानी शुक्र के अगल बगल ही सूर्य पाया जाएगा। सूर्य के अगल बगल ही शुक्र पाया जाएगा। तो यहां पर भी आप फीमेल के चार्ट में भी आप क्या देखेंगे? वैवाहिक सुख के लिए क्या देखेंगे? शुक्र को ही देखना अच्छा माना गया है। उसके साथ साथ लड़की की कुंडली में एक चीज यहां और बताना चाहते हैं, मेल के चार्ट में लड़के की कुंडली में जो शुक्र होता है उसकी यौन ऊर्जा, यानी जो उसका जो मेल की जो पावर है
वो वहां पर शुक्र के द्वारा डिसाइड मर्दाना होगा। पावर, जी मर्दाना ताकत। हाँ, उसको आप हाँ, कह सकते बराबर। हैं जी, आप उसको कह बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो जो मेल की हाँ, पावर है हाँ, जिसको बिल्कुल। आप यौन ऊर्जा कह सकते हैं, मेल के चार्ट में वो शुक्र के द्वारा देखी जाएगी, लेकिन फीमेल के चार्ट में ये यौन ऊर्जा मंगल के द्वारा देखी जाती है। ये मंगल के द्वारा देखी जाती है। समझ में आ गया? इसीलिए भृगुनंदी नाड़ी के अंदर वो मंगल को फीमेल चार्ट में एक मैरिज का सिग्निफिकेटर मानते हैं। हमारा मानना है या वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मानना है कि मंगल को लेने के साथ साथ आप वीनस और जुपिटर को भी चेक करें। अब अगर किसी की कुंडली में ये तीनों प्लैनेट अच्छे हैं, किसी की कुंडली में ये तीनों प्लैनेट अच्छे हैं फीमेल चार्ट में, अच्छे का मतलब ये उच्च के हो, 6, 8, 12 में ना हो, षडबल में दिग्बल में अच्छे हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, इन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या अपनी फ्रेंड साइन के अंदर मित्र राशि के अंदर बैठे हो, तो ऐसी लड़की अपने पति में परमेश्वर को की तरह भी उसकी रिस्पेक्ट करेगी। वीनस अच्छा होने के कारण उसका वैवाहिक जीवन और वैवाहिक सुख भी अच्छा रहेगा, और मंगल अच्छा होने के कारण उसकी यौन ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहेगी। उसकी यौन ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहेगी। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पर? तो ये चीजें हमको देखनी होगी। लेकिन एक बात आप फिर से समझ लीजिए, जब भी आप मैरिज और मैरिज लाइफ को देखने की कोशिश करते हैं, तो केवल एक व्यक्ति यानी केवल एक चार्ट को मत देखिए, आपको दोनों चार्ट में देखना होगा। मान लीजिए आपने किसी फीमेल का चार्ट देखा और उसको कहा कि आपकी मैरिज लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, ये होगा ये होगा, लेकिन बाय द वे उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो गई जिसमें उसका वैवाहिक जीवन का सिग्निफिकेटर सब डिस्टर्ब था। तो अब बताइए, क्या उसकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी उस लड़की की जिसको आपने कुछ साल पहले बताया था कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि मैरिज लाइफ एक अकेले का सुख नहीं है, ये एक हस्बैंड और वाइफ दोनों के कॉम्बिनेशन का एक सुख है। इसलिए दोनों को ही देखना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कुंडली मिलान। कुंडली मिलान कैसे होता है अभी हम आगे बताएंगे। लेकिन जो यहाँ पर गुण मिलान की बात होती है, गुण मिलान से आप इतना डीपली नहीं जा सकते। गुण मिलान से केवल नक्षत्र के बेसिस पर तारा मिला दी जाती है, ग्रह मैत्री मिला दी जाती है। लेकिन अगर उनके सिग्निफिकेटर 7th हाउस लॉर्ड अगर डिस्टर्ब है, तो आप कैसे मानेंगे कि वहां गुण मिलते हुए भी शादी होगी अच्छी या उसकी मैरिज लाइफ अच्छी जाएगी? इसीलिए 80 to 90% पब्लिक ये कहती है कि ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष बेकार है नहीं, एक्चुअली कम नॉलेज के कारण लोगों ने इसको बेकार कर दिया। जब भी कोई, स्पेशली जो भी लोग मंदिर में काम करते हैं या मंदिर में सेवा करते हैं या जो कर्म कांड का काम करते हैं, उनके पास ये केसेस ज़्यादा आते हैं क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि ये उन्हीं का पार्ट है, जबकि हकीकत में इसमें कर्म कांड का या मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये पार्ट ज्योतिष का है। लेकिन आम आदमी को, आम पब्लिक को ये बातें नहीं पता। वो सोचते हैं कि ज्योतिष वही है जो कि मंदिर में सेवा करते हैं और कर्म कांड करते हैं। कर्म कांड में कहीं ये बातें नहीं लिखी गई हैं। कर्म कांड में ये बताया गया है कि हमारा जो कर्म है वो भगवान के प्रति हमारा समर्पण के लिए कौन कौन से मंत्र दिए गए या उनकी सेवा कैसे की जाए, या अपनी लाइफ को भगवान के
चरणों में कैसे अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया जाए, ये बात वहां पर बताई जा रही है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये देखना कैसे है, तो वहां से ये गलतियां स्टार्ट होती हैं। तो जो भी यहाँ पे लोग मंदिर में सेवा कर रहे हैं या मंदिर में मतलब कर्मकांड कर रहे हैं, कहीं पे भी कर्मकांड कर रहे हैं, उनको इस बात की जब ये नॉलेज ले लेंगे तो वो भी सही लोगों को आंसर देंगे। अगर वो सही नॉलेज नहीं लेंगे तो केवल गुण मिलान करके क्या करेंगे, गलती कर लेंगे, जिससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। देखना क्या है, सबको समझ में आ गया। 7th हाउस देखना है, 7th हाउस लॉर्ड देखना है। 7th हाउस लॉर्ड का ये काम नहीं है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन का रख रखाव कैसा होगा, मेंटेनेंस कैसा होगा, ये काम है 7th हाउस लॉर्ड का। और सिग्निफिकेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन किस कुंडली में कौन सा सिग्निफिकेटर आपको देखना है वो आप समझ लीजिए। मेल का चार्ट है तो सिग्निफिकेटर कौन हो जाएगा, वहां पे शुक्र हो जाएगा, वीनस हो जाएगा। फीमेल का चार्ट है तो जुपिटर किस चीज के लिए होगा, ये लड़की क्या अपने पति को एक भगवान की तरह ट्रीट करेगी, भगवान की तरह रिस्पेक्ट देगी। अब मान लीजिए कि किसी फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन वीनस की कंडीशन अच्छी है, तो उनके वैवाहिक सुख और जो उनमें विलासिता का जीवन, भोग विलास का जो जीवन होगा वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो लड़की अपने पति को एक रिस्पेक्ट नहीं देगी। इसी प्रकार अगर मंगल वहां पर अच्छा हो गया तो इनका जो ये वैवाहिक सुख है एक लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि मंगल यौन ऊर्जा है। मंगल खराब हो गया तो आपस में अट्रैक्शन तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगी, चीजें खराब हो सकती है मंगल खराब होने से, क्योंकि उनके अंदर यौन ऊर्जा नहीं होगी, यानी उसको लंबे समय तक वो यूज नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ किस सिग्निफिकेटर का क्या क्या काम है आपको समझ में आ गया। और यही बात यौन ऊर्जा को मेल चार्ट में किससे चेक किया जाएगा, वीनस के थ्रू चेक किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति का अगर 7th हाउस खराब है, 7वां भाव खराब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेंटेन नहीं कर पाएगा नहीं, 7वां भाव, सप्तमेश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं 7वें भाव की बात कर रहा हूं। उस भाव से संबंधित सुखों में कमी हो जाएगी सर। भाव का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के अपने पति या पत्नी के प्रति भाव खराब है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको पहले भी शुरू की क्लास में मैंने बताया था कि हम लोग इसको हाउस भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, लेकिन भाव एक अच्छा वर्ड होता है। भाव का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति जिसका आप चार्ट देख रहे हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, नेटिव कहे, जातक कहे उसको, जातक या जाति का कोई भी हो सकता है, उसका भाव अपने पार्टनर के प्रति कैसा है, ये भाव बताता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे कि हमारी पत्नी या हमारा पति हमारी केयर नहीं करता, वो खराब है, ये है वो है, तो क्या आप ज्योतिषी हैं, तो क्या आप उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे? और नहीं करेंगे तो आपके पास कौन सा सूत्र होगा जिससे आप उसकी बात पर विश्वास करें या ना करें? सप्तम भाव की स्थिति हमेशा सिग्निफिकेटर चेक करिए। सिग्निफिकेटर, अगर हम बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, या कोई व्यक्ति बोले नहीं हमारा पति अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा है, वो केयर नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, और अगर हमने उसकी बात पर विश्वास कर लिया तो हमको ज्योतिष नहीं आता, हम तुरंत चेक करेंगे वीनस की क्या स्थिति है। अगर वीनस यानी शुक्र अच्छा है तो
उसका पति या उसकी पत्नी अच्छी होगी, ये झूठ बोल रहा है व्यक्ति। बात समझ में आ गई आपको? अब मान लीजिए कोई एक बहुत उच्च का मीन राशि का कोई व्यक्ति शुक्र लेकर आया और वो एक अच्छे घर में भी बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और वो व्यक्ति आपसे बोला नहीं हमारी पत्नी तो अच्छी नहीं है, ये नहीं, आपने तुरंत हॉरोस्कोप देखा, शुक्र की स्थिति देखी, आपने कहा भाई आप तो झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि वो तुरंत बुरा मान जाए क्योंकि आपने तो उसकी बेइज्जती कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाएगा नहीं इस व्यक्ति के सामने हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो तुरंत समझ जाएगा कि इसको नॉलेज है, अंदर से वो आपको एग्री करा लेगा। तो सिग्निफिकेटर की यही खूबसूरती होती है, इसीलिए सिग्निफिकेटर को भृगुनंदी नाड़ी में इतना बल दिया गया कि उसी के अकॉर्डिंग सारा फलादेश या प्रेडिक्शन करने की कोशिश की गई। अगर किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई मेल चार्ट है, उस पर आके कोई भी बोल रहा है कि नहीं हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और शुक्र उसका बहुत अच्छा होके बैठा है, आप तुरंत समझ जाइए वो झूठ बोल रहा है। या इसका उल्टा, उसके शुक्र की स्थिति खराब है, 6, 8, 12 में बैठे, नीच के होके बैठे हैं, शनि राहु केतु से पीड़ित है, सूर्य से भी अफ्लिक्शन हुई पड़ी है, जल गए हैं, अस्त हो चुके हैं, कमबख्श वही जले हुए अस्त को ही बोलते हैं, और वो व्यक्ति तारीफ कर रहा नहीं हमारी पत्नी तो ये अच्छी है, मैं जाता हूँ तो वे तुरंत पानी लाती है, चाय बनाती है, हर बात पे पूछती है, तो आप लोग उसकी कुंडली देखिए और आप धीरे धीरे मुस्कुरा दीजिए, वो समझ जाएगा कि नहीं यहाँ हमारी दाल नहीं गलने वाली। यानी वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ये है ज्योतिष की ताकत। लेकिन इतनी ताकत के लिए आपको इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। के.एम. राव साहब अपनी एक बुक है उनकी, प्रोफेशन अप्स एंड डाउन इन करियर, अपने करियर में उतार चढ़ाव, उसमें एक बात वो लिखते हैं और बहुत अच्छी बात लिखते हैं। कहते हैं ज्योतिष और ज्योतिषी को जितनी बाहरी दुनिया की नॉलेज होगी या वो बाहरी दुनिया से इंस्पायर्ड होगा तो एक अच्छा ज्योतिष नहीं होगा। इस बात को मैंने बहुत लंबा गहरा सोचा, ये लिखना क्या चाहते हैं। उनका सीधा साधा मतलब ये था कि अगर हम किसी का हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं और हम ज्योतिष ना जान करके केवल उस व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर के हाँ ना कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। यानी बाहरी दुनिया से आपको लेना देना नहीं, आप तो उसका हॉरोस्कोप चेक करें, बोले ना आपकी हमने कुंडली निकाल ली, आप हमारे सामने क्या उड़ोगे। इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी, उन्होंने करियर्स के लिए लिखी कि उन्होंने कुछ उनके कलीग्स थे, उनके साथ पढ़ाते थे, वो भी ज्योतिषी थे, और उन्होंने उस वक्त किसी नेता के बारे में लिखा, ने देख करके लिखा कि भाई ये समाचार पत्रों में पढ़ा लगा कि ये रुझान आने वाला, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएगा। और उन्होंने जो रुझान आते हैं पेपर में आते हैं ना, जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है उसमें दुनिया भर के नाटक बताते हैं। या अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था, मुझे तो पता नहीं, मैं आप लोगों के ग्रुप पे हूँ नहीं, कि उसमें 2-4 लोगों ने कोई पॉलिटिकल पोस्ट करी कि प्रधानमंत्री की ये योजना है, वो योजना है, तो हमारे पास फोन है, क्या करना चाहिए। मैं इमीडिएट उनको बाहर करिए, क्योंकि वो ज्योतिष नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पर्सन है। जो पॉलिटिकल पर्सन होगा वो ज्योतिषी कभी नहीं होगा। एक भी मुझे पॉलिटिशियन का नाम बताइए जो ज्योतिषी हो, एक भी सिंगल व्यक्ति का नाम बताइए। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो, मेरा ज्ञान कम हो, क्यों नहीं? बिल्कुल सही गुरु जी। इसीलिए नहीं है क्योंकि जिसको पॉलिटिक्स से लेना देना हो गया उसकी अपनी अकल चली गई। भाई प्रधानमंत्री कौन सी योजना ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, वो आएगी तो सबके लिए आएगी और सबको पता भी चल जाएगी। आप ग्रुप में डालिए न डालिए, उसकी हमारे ग्रुप में जरूरत नहीं है। और अगर आप इन सब बातों में उलझे हुए हैं पूरे दिन में, तो आप ज्योतिष की कितनी किताबें अभी पढ़ ली आपने? भाई आप जितना ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उलझे हैं उतनी किताबें पढ़िए ना, तब तो आप ज्योतिष बनेंगे। बाहर एक बैच लगा के घूम रहे हैं कि हम ज्योतिषी हैं, और कितने बड़े ज्योतिषी हैं वो आप खुद ही अपने आप से पूछिए कि भैया आता भी है कुछ।
यही लोग तो नाम खराब करते हैं। इसलिए उन्होंने करियर्स अप्स एंड डाउन में ये बात लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी, कि जितना ज्योतिषी बाहरी दुनिया से, न्यूज चैनल से, आजकल तो सोशल मीडिया भी हो गई, उससे अगर इन्फ्लुएंस हो गया तो वो सही फलादेश नहीं कर सकता, गलती होगी उससे। आपके सामने कोई एक व्यक्ति आके बैठे और बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा हो, हमारी पत्नी ऐसी है वैसी है वैसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो सच बोल रहा हो। आपके पास फार्मूला होना चाहिए। आप उसकी कुंडली देखिए और आप ये कहते हैं हाँ जी आप सही बोल रहे हैं, या आप गलत बोल रहे हैं, या आप ज्यादा बोल रहे हैं। मान लीजिए कोई भी प्लेनेट छठे आठवें बारे में बैठा है लेकिन उच्च का है और वो बड़ी लंबी लंबी दिए पड़ा, हमारी पत्नी तो स्वर्ग जैसी है, ये है अच्छी बात है, लेकिन है तो छठे आठवें बारहवें में, तो जितना बोलना उतना तो नहीं होगा ना। या केंद्र त्रिकोण में बैठ के नीच के हो गए तो होगी तो थोड़ी ठीक, लेकिन है तो नीचता। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आइए, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन तब रखिए यहां अकड़ भी नहीं होनी चाहिए आप में, क्योंकि सूखा पेड़ के अंदर अकड़ होती है, वो खड़ा ही रहता है, झुकता नहीं है, टूट जाता है। अकड़ भी नहीं होनी चाहिए आप में, और आप इतने इन्फ्लुएंस्ड भी नहीं होने चाहिए दूसरे से आपको कि आप ज्योतिष को भूल जाए। हमारे जानने में एक दो लोग व्यक्ति हैं जो ज्योतिष करते हैं, उनका कहना है कि ज्योतिषी तो बहुत आसान चीज है, क्या सामने जो आया व्यक्ति उसकी सुनो और उसी बात को घुमा के उसके ऊपर रख दो, पैसा ले लो। मतलब उससे आपने बात कर ली, उसके बारे में जान लिया और बता दिया कि भाई आपके साथ तो ये होने वाला। वो कह रहा नहीं मैं ये कर लूंगा, आपने देखा उसकी फाइनेंशियल स्थिति ये देखी, उसी से जाने, कुंडली से कुछ नहीं देखा। कुंडली में तो उनको ये नहीं पता कि फाइनेंशियल कंडीशन देखनी कैसे, उनको तो ये नहीं पता कि जो है कितने प्रकार की कुंडलियां होती, कितने प्रकार के लग्न होते हैं। उसी से बात करके उसी को अच्छा कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको वैसा ज्योतिष नहीं बनना है, आपको सही ज्योतिष जानकारी हो। तो सिग्निफिकेटर में इतनी पावर होती है कि वो आपको असलियत बता दे कि ये जो बोलने वाला व्यक्ति है आपके सामने जो बातें कर रहा है वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये आप बता सकते हैं। किसको देख करके बता सकते हैं? सिग्निफिकेटर को। इसीलिए मैंने एक बुक में पढ़ा है, अच्छी बुक है, उसमें ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी किसी लड़के से करने जा रहा है तो कुछ देखे या ना देखे, उस लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति जरूर देख ले। कह रहे अगर वो कुछ भी मिलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि लड़की का पिता है, लड़की का भाई है, उसको जीवन में थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ता है, हमारे यहाँ प्रथा ऐसी है, सम्मान दिया जाता है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। जो हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए वो बुरे नहीं बनाए, अच्छे बनाए, कुछ सोच के बनाए, उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन कम से कम लड़के में वो कुछ भी ना देखे तो इतना देख ले कि शुक्र की स्थिति क्या है, क्योंकि शुक्र की अगर स्थिति उसके लड़के, जिस लड़के से वो विवाह करने जा रहा है, उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति यदि अच्छी होगी तो वो उसकी बिटिया को मान सम्मान तो देगा ही देगा, कम से कम बेइज्जत तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लड़के की कुंडली में शुक्र ही तो उसकी पत्नी हो गई, और शुक्र अगर अच्छा हुआ तो उसकी पत्नी अच्छी भी होगी, और ये व्यक्ति का भाव भी अच्छा होगा अपनी पत्नी के प्रति, कम से कम उसकी बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन आपने गुण मिला लिए, 36 के 36 मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए, बाकी सारी चीजें आपने नहीं देखी, शुक्र की स्थिति नहीं देखी। तो ऐसा भी हो सकता है गुण मिलने के बाद अगर शुक्र नीचत्व में है, छठे आठवें 12वें के अंदर है, कहीं से कमजोर हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि वो आपकी बेटी, क्योंकि आप भी तो कहीं ना कहीं आपकी बहन या आपकी बेटी होगी, वो
वो आपकी बेटी या आपके बहन को रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये कन्फर्म है, गारंटी है इस बात की। इसलिए किसी भी शुक्र की स्थिति को देखना जरूरी है। कम से कम अगर वो पिता इस बात को लेकर के कंसर्न रखता है कि हमारी बेटी को क्या ससुराल में सम्मान मिलेगा, तो लड़के की कुंडली में शुक्र जरूर देगा। बाकी गुण मिलाए अच्छी बात है, बाकी सारी चीजें मिलाए वो भी अच्छी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर हो गया, 7वां भाव सप्तमेश यानी कि मेंटेनेंस और सिग्निफिकेटर। इसके अलावा कुछ बात और करेंगे हम लोग जब भी कुंडली का फलादेश करते हैं या कुंडली में प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें हमेशा ही काल पुरुष की कुंडली ध्यान में रखनी चाहिए। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली किस लग्न की है? मेष लग्न की है। मेष लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में शनि उच्च का होता है, यानी कि तुला राशि। क्योंकि अगर आप मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो 7वें भाव में क्या आएगी? तुला राशि आएगी। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। इसका मतलब ये हुआ उच्च के ग्रह 7वें भाव में, स्पेशली शनि भी क्यों ना हो, उच्च का ही क्यों ना बैठा हो 7वें भाव में, तो वो क्या करेगा? वह वैवाहिक जीवन में अहंकार देता है, घमंड देता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होगा। एक तो शनि आइसोलेशन यानी किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, और साथ में अगर वो प्राउडी भी हो गया, घमंडी भी हो गया, तो आप खुद ही वैवाहिक जीवन का आकलन करने में सक्षम है। इतनी ऊपर वाले ने आपको बुद्धि दे रखी है। तो शनि अगर 7वें भाव में आ जाए, चाहे उच्च का हो चाहे ना हो, तो हम लोग फिर वहां पे गड़बड़ कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर घमंड होगा। किसके अंदर घमंड होगा? जिसकी कुंडली में शनि 7वें में है। लड़के की कुंडली देख रहे हैं तो लड़के को होगा, उसकी पत्नी को नहीं होगा, उसको खुद को होगा, उसकी कुंडली है। या लड़की की कुंडली देख रहे हैं तो लड़की को घमंड होगा। मंगल का कुंडली जी मंगल कैसे चाहिए? भाई थोड़ा वेट करिए और आराम से पढ़िए। ठीक है। अब अगर सूर्य 7वें भाव में क्या होते हैं? नीच के होते हैं। सूर्य 7वें भाव में नीच के होते हैं, आपको पता है जी। तो सूर्य, क्योंकि तुला राशि 7वां भाव मिला यहाँ तुला राशि, क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं। तो हमने कहा कि सूर्य विवाह के लिए अच्छे नहीं माने गए। तो अच्छा, ऐसा ऊपर जो मैंने अभी बताया कि शनि 7वें भाव में घमंड देते हैं, तो शनि 7वें भाव में अगर बैठे हैं तो घमंड देंगे ही देंगे। अगर वो दृष्ट भी करते हैं, एस्पेक्ट भी देते हैं, तो वहां पर भी आप ये मान के चलिए कि घमंड की इंटेंसिटी वहां पर पाई जाएगी। लेकिन चूंकि बैठने से ज्यादा ताकत मिलेगी देखने की अपेक्षा, इसलिए अगर शनि वहां बैठे हैं तो ज्यादा स्थिति खतरनाक है एज कंपेयर टू अगर वो वहां पर एस्पेक्ट दे रहे हैं, यानी वो देख रहे हैं। तो देखने में इतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं होगी तो फिर भी। इसी प्रकार किसी की कुंडली में सूर्य 7वें भाव में है या 7वें भाव से उनका कनेक्शन हो गया, कैसे हो गया अब आपको पता चल चुका, दृष्टि हो जाए, बैठ जाए, तो वहां पे सूर्य नीच के हो गए। तो नीच होने के कारण क्या कर देते हैं? ये विवाह में अहंकार और प्रतिरोध, विवाह में अहंकार और प्रतिरोध दे देते हैं। क्योंकि सूर्य तो वैसे भी घमंडी टाइप के होंगे, अहंकार भी देंगे और प्रतिरोध भी देंगे।
जिसको बोलते हैं कि नहीं हमारा पार्टनर इगोस्टिक है, ये चीज वहां पर देखने को मिलेगी। और मैंने सिग्निफिकेटर के बारे में तो बात पहले ही बता दी शुक्र की। शुक्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको मैंने बता दिया। मेल की कुंडली में तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा क्रेडिट शुक्र को ही चला जाता है। और फीमेल में 3 सिग्निफिकेटर आपको देखने होंगे, वीनस, मार्स और जुपिटर। समझ में आ गया? इसी प्रकार से तुला राशि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में कौन सी राशि आएगी? तुला राशि आएगी। तो आप तुला राशि की स्थिति भी देखा करिए। वो कैसे देखी जाएगी? मान लीजिए कोई भी कुंडली है, मान लिया मिथुन लग्न की कुंडली, एक एग्जांपल ले लिया, मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न की कुंडली में तुला राशि किस भाव में आएगी? 10वें में, पंचम में, 5वें में आएगी जी, 5वें में आएगी। तो तुला राशि तो त्रिकोण में चली गई ना, इसलिए तुला राशि अच्छी हो गई। किसी भी लग्न में जैसे हमें लगता है वृषभ लग्न लेनी चाहिए क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, वृषभ लग्न में तुला राशि 6ठे भाव में आ रही है, तो तुला राशि का भाव अच्छा नहीं माना गया यहाँ पर, यानी 6ठे 8वें 12वें हो जाए, या तुला राशि में कोई भी दुष्ट ग्रह आ जाए, शनि राहु केतु, तो भी वहां वैवाहिक जीवन में समस्या देखी जाएगी। तो तुला राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। सब कुछ अच्छा दिख रहा हो, तुला राशि अच्छी नहीं, तो यहाँ थोड़ी समस्या आपको दिखेगी। ठीक है? क्यों तुला राशि को क्यों लिया गया? आपको समझ में आ गया क्यों लिया गया? वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर हाँ, काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है, इसलिए वहां पे लिया गया। ये चीजें आपको, अच्छा, लग्न में अगर किसी का सूर्य बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में अहंकार जरूर देगा उसको। क्यों? क्योंकि लग्न, चाहे जौन सी लग्न हो, लग्न में अगर सूर्य बैठा है तो उसको वैवाहिक जीवन में अहंकार जरूर देगा। क्यों, कोई बता सकता है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में लग्न में सूर्य उच्च का हो गया। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य उच्च का हो गया ना, मेष लग्न में, इसलिए। ठीक है? इसी प्रकार वैवाहिक सुख को देखने के लिए चौथे भाव को देखना ज्यादा जरूरी माना गया है। चौथा भाव सुखों का है, हर प्रकार के सुखों का। चौथा भाव सुखों का है, हर प्रकार के सुखों का। तो वैवाहिक सुख भी तो हम चौथे भाव से देखेंगे। वैवाहिक सुख भी हम क्या देखेंगे? चौथे भाव से देखेंगे। अब कोई व्यक्ति आया आपके पास, आपने देखा 7वां भाव अच्छा है, 7th हाउस लॉर्ड भी अच्छा है, सिग्निफिकेटर भी अच्छा है, चौथा भाव गड़बड़ है, तो आप समझ जाइए कि उसको कोई सुख नहीं होगा। वैवाहिक सुख की बात हो रही है तो वैवाहिक सुख नहीं होगा, मतलब वैवाहिक जीवन अच्छा होगा लेकिन सुख नहीं होगा। कुछ ना कुछ अड़चने वहां पर बनी रहती होंगी, ठीक है? समझ में आ गया? इसी प्रकार से बुध जो है 6ठे भाव में जब भी आता है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? बुध वाणी है, और 6ठे भाव में बुध अगर बैठ जाए और कहीं वो राहु केतु के कांटेक्ट में आ गया, तब तो फिर आप समझिए कि उसकी अनबन रहेगी। कुछ ना कुछ वहां मन मुटाव भले न चले, लेकिन वाणी से टकराव चलती रहेगी, उसकी चलती रहेगी। इसी प्रकार अगर शुक्र 12वें भाव में चला जाए तो शुक्र 12वें भाव में उच्च का हो जाता है, क्योंकि मीन राशि पड़ेगी काल पुरुष की। तो मीन राशि अगर पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र वहां उच्च के हो गए ना। इसीलिए आपको किताबों में ये बात लिखी मिल जाती है
कि किसी भी व्यक्ति का शुक्र अगर 12वें भाव में बैठा है, चाहे वो जिस राशि में हो, क्योंकि हम तो काल पुरुष की कुंडली ले रहे हैं, तो उसका वैवाहिक सुख उसको अच्छा मिलेगा, शैया सुख उसको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुक्र 12वें राशि में उच्च का हो जाता है, इसीलिए 12वें का शुक्र अच्छा माना गया है। तो वैवाहिक जीवन में 12वें का शुक्र अच्छा है, 6ठे का बुध खराब है, 7वें का शनि खराब है, लग्न का सूर्य खराब है। लग्न का सूर्य क्या है? खराब है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे नवमांश कुंडली, क्योंकि मैंने बताया नवमांश कुंडली की काफी इंपॉर्टेंस है। नवमांश कुंडली को वैवाहिक जीवन में सबसे मुख्य चीज बताई गई है। वैवाहिक जीवन में वैसे तो आप इतना डीपली मत उतर के देखें, अगर आप डीपली देखना चाहते हैं कि ऊपर ऊपर से देखना चाहते हैं, डीपली देखना चाहते हैं, तो हम आपको नवमांश कुंडली में कि कौन से भाव क्या बात बताते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। नवमांश कुंडली विजय जी अपना माइक ऑफ। नवमांश कुंडली में विवाह के लिए देखना, इसको एक स्वतंत्र रूप से देखा जाता है। इसके किस भाव से क्या बात पता चलती है वो आप नोट कर लीजिए। विवाह के लिए जो नवमांश लग्न है वह एक प्रमुख रूप से विचार की जाती है। वैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग कुंडली में उसकी लग्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बहुत डीपली जाके नहीं देखता है तो कम से कम इतना जरूर देख ले कि उस वर्ग कुंडली का लग्न कैसा है और जिस चीज के लिए विचार किया जा रहा है उससे संबंधित भाव उस वर्ग कुंडली में। जैसे मान लीजिए आप प्रोफेशन यानी जॉब के लिए कौन सी कुंडली देखते हैं? D10 दशमांश कुंडली देखते हैं, D10 देखते हैं। तो D10 के अंदर आप दशमांश कुंडली का लग्न भाव और दशम भाव जरूर चेक करें। ऐसे नवमांश कुंडली बहुत सारी चीजों के लिए होती है। इसको पराशर जी ने और जैमिनी ज्योतिष में भी और पराशर में भी बहुत सारी चीजों को देखने के लिए बताया गया। लेकिन अगर हम विवाह के लिए देख रहे हैं तो कम से कम उसका लग्न और सप्तम भाव जरूर देखें। क्यों? क्योंकि विवाह के लिए देख रहे हैं तो विवाह का भाव कौन सा हुआ? सप्तम भाव। मतलब ये एक मिनिमम काम हो गया, ये मिनिमम काम हो गया आपका। ठीक है, मिनिमम काम हो गया, क्योंकि कोई भी वर्ग कुंडली उसके शाश्वत जीवन यानी आगे के जीवन लंबे समय के लिए एक इंपॉर्टेंट कुंडली होती है। जैसे कि जन्म कुंडली का 7वां भाव का ही बृहद रूप नवमांश कुंडली है। जन्म कुंडली का 7वां भाव का बृहद रूप नवमांश कुंडली है। तो नवमांश कुंडली शादी के लिए तो अवश्य देखें। क्या हर भाव देखें? किस भाव से क्या देखें वो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन क्या नहीं, इतना टाइम नहीं, इतना इन्होंने पैसा नहीं दिया, हमें बहुत जल्दी देखना और हमें जल्दी कस्टमर बताने हैं। तो कम से कम नवमांश कुंडली का लग्न और सप्तम भाव जरूर देखें। कैसे? वो मैंने आपको बताया। लग्न पर कोई बुरे ग्रह ना हो। अब इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा डिस्कस करेंगे। नवमांश में भी कोई बुरे ग्रह ना हो, अच्छे ग्रह बैठे हो। नवमांश का सप्तमेश भी देखेंगे क्योंकि वो मेंटेनेंस कराएगा। लग्न का, नवमांश का लग्न भी देखेंगे क्योंकि वो तो काफी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लग्नेश भी देखेंगे नवमांश का। तो ऐसे आप नोट करेंगे कि विवाह के लिए नवमांश लग्न एक प्रमुख रूप से विचार करना चाहिए। अगर लग्न बली है
और साथ में लग्नेश भी बली है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होगा, कंफर्म होगा। आती नहीं कि भाई मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, केवल यही देखने का सूत्र नहीं, और भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं, लेकिन कोई ये देखना चाहता है शॉर्टकट में कि क्या इस व्यक्ति का विवाह होगा, तो देखिए नवमास कुंडली का लग्न बली, बली मतलब उसको शुभ ग्रह देख रहे हो, उसमें कोई उच्च के ग्रह बैठे हो, उसका जो नवमास का जो लग्नेश है वो भी बली हो। बली यहां पर भी आप षडबल लगा सकते हो, देखने का तरीका वही होगा। मान लीजिए किसी का मीन लग्न आ गया, किसी का मीन लग्न आ गया, तो मीन लग्न में गुरु की आप षडबल चेक कर लीजिए कैसा है, तो आपको समझ में आ जाए। द्वितीय भाव किसका, नवमास कुंडली का द्वितीय भाव विवाह में धन, समृद्धि और वाणी को बताता है। विवाह में धन, समृद्धि और वाणी को बताता है। और जीवन साथी जो भी पार्टनर हो, मेल की कुंडली देख रहे हैं तो फीमेल, और फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो मेल, जीवन साथी की आयु को भी दर्शाता है। अगर एक सेकंड हाउस और उसका लॉर्ड खराब स्थिति में आ जाए, नीच स्थिति में आ जाए, उस पर बुरे ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो उसके जीवन साथी की उम्र लंबी नहीं होगी, उसके जीवन साथी की उम्र लंबी नहीं होगी। किसका सेकंड हाउस, नवमास कुंडली का सेकंड हाउस, वह वाणी को, धन को, विवाह में धन को, समृद्धि विवाह के बाद आएगी कि नहीं आएगी, एक दूसरे की वाणी एक दूसरे के प्रति कैसी रहेगी, ये तो दर्शाएगा, ये तो बताएगा ही बताएगा। साथ में ये बताएगा कि जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं उसके लाइफ पार्टनर की उम्र कम है या ज्यादा। अगर वो कुंडली अच्छी नहीं है, सेकंड हाउस उसका खराब हुआ पड़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर उसकी उम्र पे कोई इफेक्ट आ सकता है। यानी जीवन साथी की उम्र को भी यह दर्शाता है, दिखाता है। कौन सा, नवमास कुंडली का द्वितीय भाव, ठीक है। और अगर मान लीजिए सेकंड हाउस किसी तरह से भी पीड़ित हो जाए और एज का कोई खतरा ना हो, एज का कोई खतरा ना हो, तो भी अगर आप देखेंगे वहां पर, तो भी आप देखेंगे कि वो वैवाहिक जीवन में तनाव भी देता है। और तनाव किस कारण से होगा, तनाव किस कारण से होगा बताएंगे? क्योंकि वो पीड़ित है ना गुरु। नहीं, तनाव होगा वाणी के कारण। अगर द्वितीय भाव गड़बड़ हो गया तो द्वितीय भाव वाणी का है, तो तनाव किस कारण होगा, वाणी के कारण तनाव होगा। वाणी के कारण क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। ठीक है, एक कुंडली मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप लोग बताएंगे मुझे। कुंडली दिख रही सबको? इसकी नवमास कुंडली देखिए, नवमास कुंडली ये दिख रही सबको, नवमास कुंडली जी। जरा दूसरा भाव देखिए, दूसरे भाव में प्लैनेट कौन से बैठे हैं? सूर्य देव जी, कौन है? बुध 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 भाव में। तो बुध है, तो बुध कहाँ के स्वामी हो रहे हैं, कहाँ के लॉर्ड हो रहे हैं? 12वें भाव के स्वामी हो रहे हैं। 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव किस चीज का है? भाई जी टीवी बंद कर दीजिए। वे का 12वां भाव और मृत्यु का नहीं है क्या? क्योंकि वे क्यों, क्योंकि लग्न भाव, माफ कीजिएगा, लग्न भाव आपका शरीर है, तो शरीर से 12वां आपके शरीर का व्यय हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शरीर का व्यय भी तो 12वां भाव दिखाएगा। देखिए 12वें भाव के स्वामी दूसरे घर में आ गए, जो कि एक सही स्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं। दर्शा रहे हैं क्या? अगर 12वें भाव के दूसरे भाव में ग्रह ना होते तो हम लोग क्या करते? हम लोग देखते हैं कि दूसरे भाव में किन ग्रहों की दृष्टि है, तो ये देखते। तो आप यहाँ देखिए दूसरे भाव में 12वें भाव के लॉर्ड आके बैठे हैं, और जो 12वें भाव के लॉर्ड है बुध, उनमें क्या केतु का प्रभाव है या नहीं है? देखिए जरा,
कैसे देखेंगे? बुध के घर में केतु बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। कन्या राशि, अब यहाँ पे आप कन्या राशि देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी है बुध। और बुध यहाँ पे क्या है? केतु। ये किसी का माइक खराब है, वो हमारी आवाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यानी इस बुध के अंदर केतु का भी प्रभाव आ गया। और केतु तो वैसे भी हर चीज को छीनते ही है, तो ये केतु क्या छीन लिए? इसकी पत्नी की उम्र को इन्होंने छीन लिया। और साथ में देखिए, जो दूसरे भाव के स्वामी हैं यानी लॉर्ड मंगल, वो लग्न में गए, लेकिन किसके साथ आ गए? शनि के साथ। और सूर्यदेव भी है गुरुजी वहाँ। सूर्य देव भी तो है, खैर बात सही, आपके एकदम सही बोल रहे हैं। और शनि देव लग्न में होने के कारण क्या होगा यहाँ पर? अहंकार। शनि देव लग्न में, काल पुरुष की कुंडली उठा लीजिए, तो शनि देव अगर लग्न में है तो नीच के हो गए ना जी। तो यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखिए शनि तुला राशि है, तुला उच्च के हैं, बट क्या है, हमें तो काल पुरुष की कुंडली भी ध्यान में रखनी होगी, इसीलिए लग्न का शनि तो अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो उच्च का ही क्यों ना हो। काल पुरुष की कुंडली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ शनि के भी प्रभाव में आ गई, शनि के प्रभाव में भी आ गए। तो आप देख रहे हैं कितने प्रकार से इसके पति की उम्र पे क्या बना पड़ा है, एक समस्या आ रही है कि नहीं आ रही? गुरुजी 8th हाउस से जी क्या 8th हाउस से दृष्टि भी है ना गुरुजी? नहीं, दृष्टि कब देखी जाएगी भाई? दृष्टि कब देखी जाएगी? क्या बताया मैंने? जी, जब वहां पे ग्रह ना हो। दृष्टि केवल ली जाएगी उस भाव को मेंटेन, मतलब भाव अच्छा है या बुरा है उसको देखने के लिए। कब? जब उस भाव में ग्रह है तो वही सारा रोल प्ले कर लेंगे। गुरुदेव तो बुध 9 भाव के भी स्वामी है ना। अब ये भी बार बार बोलना पड़ेगा, ये सारी बातें। जाजरिया जी, घनश्याम जी, ये हम लगता है पिछले 3-4 क्लास से हर बार यही बात बोल रहे हैं। जब भी कोई भी ग्रह 2 भाव के स्वामी होंगे तो कहाँ का इफेक्ट लेंगे? मूल त्रिकोण राशि। और बुध की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? कन्या है। फिर क्या दिक्कत आई यहाँ पर? यहाँ ये सब समस्या ही नहीं होनी चाहिए ना, ये सब। तो आपने देख लिया ना, नवमांश कुंडली एक शाश्वत कुंडली है जो एक सही फलादेश करने में काफी हेल्प करेगी। कल मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहते हैं कि डीपली उतरना चाहते हैं? डीपली बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा शादी के लिए। कम से कम आप नवमांश कुंडली का लग्न और सप्तम भाव जरूर देखें। जो इतना भी नहीं देख रहे हैं वो अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी करते हैं, वो अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी करते हैं। इतना तो देखना ही चाहिए, लेकिन अगर और देख रहे हैं तो अच्छी बात है। तो दूसरा भाव आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए दूसरे भाव में अगर इतने ग्रह की स्थिति ना खराब होती और फिर भी दूसरा भाव दूषित होता तो वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर देता, वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर देता। तीसरे भाव में आइए, तीसरा भाव किस चीज का है इन जनरल बताइए? तीसरा भाव किस चीज का है? पराक्रम। यहाँ पराक्रम का क्या लेना देना होगा बताइए? नहीं, यहाँ पर पराक्रम से क्या तात्पर्य है, कोई बता पाएंगे? यहाँ पे पराक्रम आप सही बता रहे, पराक्रम का एकदम उसमें कोई डाउट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर पराक्रम को कैसे आप रिलेट करेंगे? अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए आपने क्या क्या आवश्यक प्रयास किए? आपने अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए, किसका माइक ऑन है? आपने अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए क्या क्या आवश्यक प्रयास किए? कुछ लोग की देखिए समस्या होती है, यार हम तो बहुत कुछ करते हैं, हमारा पार्टनर कुछ करता ही नहीं है। आप देखिए नवमांश कुंडली का 3rd हाउस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्पेशली अगर तीसरे भाव में शुभ ग्रह आ जाए तो ऐसा व्यक्ति तो आलसी ही रहेगा ना, क्योंकि
प्रयास कौन करवाता है आपसे? प्रयास, एफर्ट कौन करवाते हैं? क्रूर ग्रह कि शुभ ग्रह? क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह। इसीलिए बोला जाता है तीसरे भाव में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं, मंगल, शनि ये अच्छे होते हैं, राहु अच्छे होते हैं। तो सूर्य है, जी सूर्य जी, ठीक है, अच्छे मान लेते, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन फिर भी अच्छे मान लेते। लेकिन आप कौन से तीसरे भाव की बात कर रहे हैं? मतलब वैसे तो सारे तीसरे भाव के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ जो कह रहे हैं वो हम किसके लिए कह रहे हैं? हम नवमांश कुंडली के थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं। तो आपने अपने वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए कितने आवश्यक प्रयास किए, और वहां पर एक क्रूर बैठा ग्रह आपको प्रयास करवाएगा, लेकिन वहीं पर एक शुभ बैठा ग्रह व्यक्ति को आलसी बनाएगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रयास नहीं कर पाता, फिर प्रयास नहीं कर पाता और विवाह को लंबे समय तक नहीं, मतलब मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ विद्वानों ने ये कहा, लेकिन ये बात पे मैं बहुत एग्री नहीं हुआ। उसमें इन्होंने कहा है कि थर्ड हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठता है तो प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट ये हमें जस्टिफिकेशन नहीं लगता। आवश्यकता नहीं पड़ना ये डिसाइड होगा सप्तम भाव से ना। मान लीजिए सब, रविंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए भाई, ये रविंद्र जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ये वैवाहिक जीवन हमें प्रयास की आवश्यकता है या नहीं, है कोई जबरदस्ती थोड़ी ना प्रयास करेगा। ये तो आपको वहां से डिफाइन करेगा, थर्ड हाउस से, सप्तम हाउस से और लग्न से। तो इसलिए हम इस बात पे बहुत एग्री नहीं है। लेकिन हाँ, ये इन्होंने भी माना है, मतलब हर ऑथर ने भी इस बात को माना हुआ है कि अगर थर्ड हाउस में ग्रह बैठता है तो व्यक्ति लापरवाह रवैया अपनाता है, लापरवाह रवैया अपनाता है। चतुर्थ भाव, नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव, गुरुजी वो लापरवाह रवैया वैवाहिक जीवन के प्रति अपनाएगा ना? यस, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वैवाहिक जीवन के प्रति बात कर रहे हैं। जी गुरुजी। चतुर्थ भाव जो होता है, हमने कहा सुखों का होता है, तो नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव वैवाहिक जीवन के लिए सुखों का है, विवाह की खुशियों का और आनंद को दर्शाता है। इसीलिए नवमांश कुंडली में चौथा भाव यदि अच्छा है तो उसकी मतलब विवाह के बाद उसमें खुशियां रहती हैं। कुछ लोग आप देखिए नवमांश कुंडली में चौथा भाव खराब होता है तो वैवाहिक विवाह होने के बाद वहां पर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, फैमिली एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो जाता है, या मतलब वो उनका हो सकता है आपस में संबंध अच्छा हो लेकिन फैमिली एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो जाएगा, या ऐसी फैमिली के साथ वो रहने लगेंगे जहां पर उनका एटमॉस्फेयर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वहां पर एक अशुभ ग्रह बैठा है राहु केतु, तो ये तो शनि, ये तो खुशियां क्या होती इनको तो पता ही नहीं है। राहु शनि तो वैसे भी एकदम आइसोलेशन, इनको खुशियां क्या होती इनको तो पता ही नहीं है ना। राहु केतु शनि ये क्या होती हैं, विवाह की खुशियां इनको नहीं पता, इसलिए ये गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो चतुर्थ भाव में अगर एक अशुभ ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन की सुखों को समाप्त कर देते हैं। स्पेशली राहु केतु और शनि, स्पेशली उसमें भी केतु और शनि। पांचवा भाव आइए, पांचवा भाव है वैवाहिक जीवन की बुद्धिमत्ता। आप अपने वैवाहिक जीवन को कितनी बुद्धिमानी से अपने संबंध को निभा रहे हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते ही नहीं है, कहाँ क्या बात करनी है, मतलब हर बात बता देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी मैरिज लाइफ में भी समस्या आने लगती है। तो बुद्धिमत्ता का परिचय हमें नवमांश कुंडली का पंचम भाव देता है। ठीक है, और साथ में जो ये पंचम भाव है ये अपने जीवन साथी के प्रति चिंतन भी देता है। अगर ये भाव पीड़ित है और इसमें कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं तो हमेशा ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति गलत विचार रखेगा।
आपके पास जितनी भी कुंडलियां आएंगी, आपके पास जितनी भी कुंडलियां आएंगी, उसमें से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे प्रति बड़ा गलत रवैया रखता है। आप नवमास कुंडली का पंचम भाव देखिए, एक कुंडली हमारे पास है शायद। गुरु जी मतलब गलत रवैया सर बुद्धिमता ऐसा पता चलेगा गुरु बताया जी? तो नवमास का पंचम भाव। बुद्धिमता मतलब क्रूर ग्रह आ गया तो? जी, क्रूर ग्रह आ गया तो बुद्धिमान नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। ओके। ऐसा व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन को नहीं, क्रूर गया आगे तो बताया तो अब गलत रवैया रखेगा अपने जीवन साथी के प्रति। क्रूर ग्रह अगर आ गए तो जीवन साथी के प्रति गलत रवैया रखेंगे। एक मिनट हम देखें अगर मिल जाए तो। और अगर गुरु जी वहाँ पे शुभ ग्रह भी हो, गुरु जी अगर बुध बैठे हो फिर और बुध नवम भाव के मालिक हैं तो क्या होगा उसके लिए? तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। इसीलिए हमारा ब्याज इसीलिए अच्छा हमारा रवैया ब्याज रखेगा चलता है जी। इसीलिए हमारा अच्छा चलता है। हाँ, शनि इसीलिए के होने के बावजूद लग्न में जी। देखिए अच्छा है, आपको देखने को मिलेगा काफी कुछ। ये कुंडली हमारे पास देखने को आई थी बट हमने इसको देखा नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्यादा और इलाज पूछ रहे, इलाज तो कुछ होने वाला नहीं। आप देखिए नवमास कुंडली का पंचम भाव में कौन बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं। पंचम भाव में कौन बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा किस भाव के स्वामी हो गए? छठे भाव के। गुरु जी और छठा भाव तो डिस्प्यूट्स का होता ही है। और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के प्रति मानसिक रूप से, क्योंकि पहले ग्रह का अपना भी नेचर लेना होगा ना, मानसिक रूप से गलत विचार रखेगा, यानी इसको कभी सम्मान नहीं देगा, इसको कभी सम्मान नहीं देगा, मानसिक रूप से गलत विचार रखेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखिए जरा एक बात समझिए, ये अगर इस व्यक्ति से आप मिलेंगे तो कहेगा कि हमारी पत्नी ऐसी है वैसी है, ये है वो है। अब आप क्या इसकी बात को मान लेंगे? क्या आप तुरंत जन्म कुंडली में चले जाएंगे और शुक्र को देखेंगे? शुक्र की स्थिति बताइए। अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं। हाँ, सूर्य के साथ है ये मान लिया हमने, तो वैवाहिक सुख तो इसको नहीं, वैवाहिक सुख तो नहीं देंगे, वैवाहिक सुख तो नहीं देंगे। सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, वैवाहिक सुख तो नहीं देंगे। लेकिन देख रहे हैं शुक्र अच्छे हैं कि बुरे हैं? यहाँ पर अच्छे हैं तो ऑब्वियस है, आप समझ गए बात को। अब आप बात समझ गए यहाँ पर कि क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये, यानी जो ये व्यक्ति बोलेगा, जो अपनी पत्नी के बारे में बोलता है, ये गलत बोलता है कि सही बोलता है? गलत बोलता है जी, गलत बोल रहे हैं। ये इस प्रकार से आप बातों को और अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, इस प्रकार से आप बातों की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आ गई जी। अब एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। गुरु जी यहाँ पे एक चीज और भी देखी जाएगी गुरु जी, जो इनके जो बुध ग्रह हैं, जो तीसरे में चंद्रमा है गुरु जी और बुध है उनके, और बुध वहाँ पे माइनस से होके सब अष्टम भाव में बैठे हैं गुरु जी जन्म कुंडली में जी।
माइनस हो गया अष्टम में आ गया तो गुरुजी तो वो वैसे भी पीड़ित रहेंगे ना। हाँ बुध तो पीड़ित है, वाद विवाद कराएंगे। बुध तो पीड़ित है, वाद विवाद कराएंगे। जी गुरुजी। जरा इसकी स्थिति देखिए, इसमें क्या है, ये अपने जीवन साथी के प्रति कैसा रवैया रखेगा। मतलब मानसिक इसके विचार कैसे होंगे। जी बता पाएंगे। नवमांश कुंडली में पंचम भाव में देखिए मंगल है। मंगल है। मंगल कहाँ के लॉर्ड आ रहे हैं? सप्तम भाव के आ रहे हैं। सप्तम भाव के आ रहे हैं। जी 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 जी। सप्तम भाव के आ रहे हैं ना, तो यानी कि ये गड़बड़ तो यहाँ पे दिखा रहे हैं, क्योंकि मंगल तो एक क्रूर ग्रह है, यानी ये क्रूरता का व्यवहार रखेगा। खूब झगड़ा करेगा। हाँ क्रूरता का व्यवहार रखेगा। अब जरा सप्तम भाव जन्म कुंडली में देखिए, जन्म कुंडली में सप्तम भाव देखिए, लेडीज की कुंडली है ये। तो जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु खुद ही बैठे हुए, राहु केतु की एक्सिस में है, मंगल यहाँ पर है और मंगल लग्न में है। तो ये जो व्यक्ति है ये अपनी मैरिज लाइफ को मेंटेन तो कर रहा है, मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेंटेन कर रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा, अच्छा है कि बुरा है? उतना अच्छा नहीं होगा जी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, बुरा है, लेकिन उसको मेंटेन कर ले रहा है। यानी कि अगर चाहता तो ये मतलब कि अलगाव की स्थिति आ जाती, तो अलगाव की स्थिति तो नहीं आएगी। क्यों? आप देखो मंगल की स्थिति तो ठीक हुई बैठी ना, सप्तमेश मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंगल केतु के साथ आ गए, तो केतु तो वैसे भी मंगल के इफेक्ट को कम कर देते, जितना निभा रहे बस निभाने वाली स्थिति है। अब ये चूंकि एक फीमेल की कुंडली है, तो फीमेल की कुंडली में आपको क्या क्या देखना होगा, गुरु देखना होगा। यानी ये लेडीज अपने पति के प्रति इसका कैसा रवैया है, परमेश्वर की तरह है या नहीं है? नहीं है। 10वें भाव है गुरुजी, उच्च का गुरु है भाई, अपने पति का गुरु है, परमेश्वर के रूप में देख रही है, देख रही है। हाँ, और देखिए शुक्र की स्थिति भी 11वें भाव में बैठी है, यानी वैवाहिक सुख मतलब कुछ भी करते हुए मेंटेन करके ले पा रही है। और क्या देखना है, गुरु और मंगल देखिए जिस प्रकार से ये चाहती है कि हो उस प्रकार से होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मंगल यहाँ खराब हो गए ना, यानी कि लंबा सुख इसको नहीं मिल पाएगा। वैवाहिक जीवन खराब है, लेकिन मेंटेनेंस हो रहा है, इसीलिए निभ गई। 67 की पैदाइश, अभी 2022 तो चल ही रहा है, तो ऑटोमेटिक भाई निभ तो गई है जी। तो आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे जो ये सूत्र है। अच्छा एक चीज और देखिए, शनि यहाँ पर चलित में कहाँ पर आ रहे हैं? सप्तम में आ रहे हैं। वो और ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, इगोस्टिक प्रॉब्लम देंगे, पक्की बात है देंगे जी, एकदम देंगे यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य जी, गुरुजी प्लस का निशान जो होकर के आगे लगा हुआ है, प्लस का मतलब हो गया आगे भाव में आ जाना ना, आगे राशि वही रहेगी, लेकिन राशि वही रहेगी, भाव चलित है ये। भाव चलित मतलब भाव अगला वाला भी लिया जा सकेगा, यानी यहाँ पे शनि छठे और 12वें दोनों की तरह काम करेंगे। गुरु दशम में सर ये भी 11 भाव का सकते हैं जी, गुरु शनि छठे और 7वें दोनों का काम करेंगे ना। जी जी हाँ, शनि छठे और 7वें दोनों का काम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ शुक्र देखिए 11वें और 12वें दोनों का काम करेंगे जी, लेकिन राशि नहीं देखने की। आप पता चले 12वें में बोल दे कि शुक्र नीच का हो गया, क्योंकि राशि तो सिंह राशि रहेगी जी, राशि सिंह राशि रहेगी। तो आपको ये बातें समझ में आ गई नहीं समझ में आ गई? इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझते हैं। तो गहराई में जब उतरते हैं तो आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं चीजों की, लेकिन अगर क्लियर हो आपको कॉन्सेप्ट तब। आइए देखिए, पंचम भाव समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और,
अगर नवमांश कुंडली में पंचम भाव अच्छा है, नवमांश कुंडली में पंचम भाव अच्छा है, तो खराब परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल लेगा। खराब परिस्थितियों में भी अपने आप को ये क्या कर लेगा, ऐसा व्यक्ति संभाल लेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि तो है, हर चीज को ट्रैकल कर लेगा। यानी कि चाहे जितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन चीजों को संभाल लेगा। कुछ लोग सब कुछ अच्छा होता है लेकिन बुद्धि नहीं चलाते, चीजें खराब हो जाती हैं, गुरु ठीक जी है। अगर पंचम भाव में अगर कोई मतलब 4-5 ग्रह इकट्ठे हों और उसमें बाकी सारे अच्छे ग्रह हैं और एक क्रूर ग्रह हो, तो गुरु जी तो आप फिर देखेंगे कि बल वो जो दिखा- क्रूर ग्रह है वो कितना बली है, और जो अच्छे ग्रह है वो कितने बली है। जो अब यहाँ पे ग्रह के बीच में युद्ध होने लगता है। युद्ध तब होता है जब ग्रहों की राशि लगभग 2-4 डिग्री का अंतर आ जाए। अगर गुरु जी केतु हो तो गुरु जी तो केतु तो सबको डिस्टर्ब करेगा वहां पे, उन्हें क्योंकि कोई बल तो हो ही नहीं। केतु तो सबको रोक देता है ना। लेकिन ये भी देखेंगे कि केतु की डिग्री कितनी पर है, क्योंकि वो डिग्री से ही वहां पे डिसाइड होने वाला है। वहां पे ग्रह ना हो तो दृष्टि देखनी पड़ेगी। नहीं, ग्रह हाँ नहीं हो तब, लेकिन ग्रह वो तो 4-5 बता रहे हैं, तो हम लोग तो ग्रह को ही लेके चलेंगे ना। ठीक है। 13 डिग्री का है गुरु जी। किसका? गुरु जी 13 डिग्री का केतु है। नहीं, 13 डिग्री का केतु है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन और भी चीजें आप वहां पर देखेंगे ना कि हमें क्या वहां, तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब वो हम बता रहे जो प्लेनेट वहां पर बैठे हैं क्लोज कंजंक्शन में होंगे तो समस्या देते हैं, अगर दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 डिग्री से ऊपर हो तो ज्यादा समस्या नहीं देते। नेक्स्ट आइए, नवमांश कुंडली का जो छठा भाव है, नवमांश कुंडली का छठा भाव, ये विवाह में संघर्ष और समस्याएं देता है। और अगर छठा भाव वहां मजबूत हो जाए तो विवाह में संघर्ष और समस्या नहीं देता और वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। तो अब यहां पर क्या है कि छठे भाव में भी क्रूर ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है। क्रूर ग्रह का बैठना अच्छा माना जाता है छठे भाव में। समझ में आ गया? गुरुजी मंगल केतु हाँ, अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि छठा भाव में जब ये मंगल केतु ये सब जब बैठेंगे शनि, तो जो परिस्थितियां हैं ना उनसे ये लड़ लेंगे। अगर सॉफ्ट ग्रह बैठे तो लड़ नहीं पाएंगे ना। सही सर, ठीक है। सही गुरुजी। सप्तम भाव, नवमांश कुंडली का सप्तम भाव तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीवन साथी के बारे में सारी बात ये बताएगा, जीवन साथी के बारे में सारी कुछ बात बताएगा। वो तो जन्म कुंडली में जैसे आपने सप्तम भाव देखा, ऐसे नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव आपको देखना होगा। तो नवमांश कुंडली में 2 ही तो इंपॉर्टेंट भाव हैं, लग्न भाव और सप्तम भाव। लेकिन बाकी भाव भी देखिए आपको बहुत सारी बात बता रहे हैं। तो वही है कि अगर आपने डिटेल पूछा है तो डिटेल में मैं बता रहा हूँ। लेकिन गुरुजी यहाँ पे जो सप्तम भाव वो व्यक्ति का खुद के बारे में बताएगा ना। जी नहीं, सप्तम भाव जो है तो जो व्यक्ति खुद है वही तो बताएगा। सही बात है। हाँ जी। और उसका मतलब पार्टनर कैसा, उसका सिग्निफिकेटर बताएगा। उसका पार्टनर कैसा, उसका सिग्निफिकेटर बताएगा। ठीक। अच्छा सप्तम भाव है तो अच्छा जीवन साथी उसको मिलेगा, खराब सप्तम भाव है तो खराब जीवन साथी मिलेगा। तो वो उसके लिए अच्छा और बुरा होगा ना। हो सकता है कि उसका जीवन साथी किसी दूसरे के लिए अच्छा हो, लेकिन चूंकि उसका सप्तम भाव खराब है तो उसके लिए खराब हो जाएगा। भाई एक व्यक्ति के बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना। तो जिसका सप्तम, अब एक व्यक्ति मान लीजिए बहुत अच्छा है, कौन बताएगा? सिग्निफिकेटर बता देगा अच्छा है कि बुरा है। लेकिन किसी व्यक्ति का 7वां भाव खराब आ रहा है तो वो व्यक्ति उसके लिए खराब हो गया, ये मतलब है यहाँ। ऐसे ही नवमांश कुंडली का जो 8वां भाव होता है वो विवाह की आयु, विवाह की आयु, अचानक दुर्घटनाएं, अचानक दुर्घटनाएं, ठीक है, ये बताता है। और साथ में अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी अन्य जीवन साथी के साथ संबंधों को भी बताता है।
अन्य जीवन साथी के साथ संबंधों को भी बताता है। कौन सा? 8वां भाव। अगर 8वें भाव में एक से ज्यादा ग्रह आ रहे हैं तो वहां पर उसका संबंध अन्य लोगों से भी हो सकता है। अगर 8वां भाव खराब हो जाए तो वो संबंध नहीं होगा। अच्छा 8वां भाव ये बात बताएगा। अच्छा 8वां भाव ये बात बताएगा उसके संबंध अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी और से भी हो सकते हैं। एक बात पुनः गुरुजी, एक बात कह रहे हैं पुनः बताइए। 8वां भाव जो होता है जीवन में अचानक दुर्घटनाएं, मतलब विवाहित जीवन की बात हो रही है, ये सब के बारे में तो बताता ही है। साथ में अच्छा 8वां भाव ये भी बताएगा कि उसका अपने जीवन साथी के साथ किसी दूसरे के साथ संबंध है या नहीं, ये भी आपको बताएगा। अगर अच्छा 8वां भाव है तो संबंध होगा, अच्छा 8वां भाव नहीं है तो संबंध नहीं होगा। गुरुजी 8वां भाव अच्छा नहीं होगा, मतलब कि कोई अच्छे ग्रह होंगे तो उसका संबंध दूसरे से होगा। 8वां भाव जो है, मान लीजिए अष्टम भाव में क्रूर ग्रह आ गए, बीच के ग्रह आ गए, अष्टमेश खराब हो गया तो खराब हो गया। अच्छे ग्रह आ गए, अच्छे ग्रहों की दृष्टियां आ गई तो अच्छा हो गया। मतलब कि ठीक है। ऐसे 9वां भाव जो बताएगा क्या? विवाह के आध्यात्मिक पहलू बताएगा। और अगर 9वां भाव पीड़ित हो जाए, अगर 9वां भाव पीड़ित हो जाए और वो 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी से पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथी पर विश्वास नहीं रहता। अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक साथी पर विश्वास नहीं रहता अगर 9वां भाव खराब हो जाए तो। अगर 9वां भाव खराब हो जाए तो समझ में आगे बात नहीं आएगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्लियर होती है कि उसका अपने जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा, मतलब अपने जीवन साथी पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा, ये बताएगा वहाँ। ठीक है। अगर 6ठे, 8वें, 12वें के लॉर्ड के साथ वो आ जाएगा तो उसका अपने जीवन साथी के प्रति विश्वास नहीं रहेगा। जैसे एक कुंडली आप देखेंगे, नवा भाव देखिए, 9वें भाव में कौन बैठे हुए हैं? नवे भाव में नवमांश कुंडली के 9वें भाव की बात हो रही है। कौन बैठे हुए हैं? राहु बुध। राहु बुध। आपको अच्छे लग रहे हैं क्या बुध यहाँ पर? बुध अरे बुध 12वें घर के स्वामी हो गए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कहाँ चली गई बुध की? 12वें में। और मैंने अभी क्या बताया कि अगर 9वें भाव में नवमांश कुंडली के 9वें भाव में वो पीड़ित हो जाए या 6ठे, 8वें, 12वें के स्वामी आ जाए तो उसको वैवाहिक जीवन में कोई विश्वास, अपने जीवन साथी पर विश्वास नहीं रहता। ये वही कुंडली है, देख लीजिए, ये वही कुंडली है। इसलिए इसको कोई विश्वास नहीं रहता अपने जीवन साथी के प्रति। ठीक है, समझ में आ गया? जी। नेक्स्ट आई 10वें भाव की अगर बात करें, नवमांश कुंडली का जो 10वां भाव होता है, नवमांश कुंडली का जो 10वां भाव होता है, ये वैवाहिक जीवन के कर्म को बताता है। ये वैवाहिक जीवन के कर्म को बताता है। अगर 10वां भाव अच्छा है, अगर 10वां भाव अच्छा है तो व्यक्ति अपने विवाह के कर्तव्य को बनाएगा या उसको करेगा, जो उसके विवाह के प्रति कर्तव्य है, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए कार्य करेगा। लेकिन अगर 10वां भाव पीड़ित हो गया तो क्या हो जाएगा कि वो अनैच्छिक कार्यों के लिए बाध्य हो जाता है, यानी कि उसका अपने वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चले। जिसके बोलते नहीं, उसके व्यक्ति के कर्म खराब हो गए, व्यक्ति के कर्म खराब हो गए। 10वां भाव
अच्छा, 10वां भाव किसी भी प्रकार के कर्मों की बात करता है, चाहे वो आपका अपने जॉब के प्रति कर्म हो, चाहे जो। तो नवमांश कुंडली का 10वां भाव, ये किसी का माइक ऑन है, अपना बंद कर लो। नवमांश कुंडली का जो 10वां भाव होगा वो अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को बताएगा, वो अपने वैवाहिक जीवन के कर्मों को बताएगा। ऐसे दशमांश कुंडली का 10वां भाव अपने जॉब या प्रोफेशन के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उनके बारे में बताएगा। जन्म कुंडली का 10वां भाव हर प्रकार के कर्मों को बताएगा, हर प्रकार के कर्मों को बताएगा, ये ध्यान देना। ऐसे 11वें भाव की बात करें तो वैवाहिक जीवन में इच्छाओं की पूर्ति को बताता है। वैवाहिक जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, एक दूसरे मतलब वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने जीवन साथी से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर 11वां भाव शुभ है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, तो वो अपने जीवन साथी से अपने विवाहिक इच्छा की पूर्ति कर पाएगा। अगर अशुभ है तो वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, अशुभ है तो वो पूर्ति नहीं कर पाएगा। और 12वां भाव अलग का है, यानी कि जिसको आप डाइवोर्स कहते हैं, डाइवोर्स कहते हैं, अलग होने का है वहां पर, ठीक है। और साथ में वैवाहिक जीवन में वैवाहिक खुशियों नहीं, यानी कि वैवाहिक सुख की कमी को भी बताता है और उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। अगर 12वें भाव की बात आ जाए तो उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होगी। तो ये हो गया नवमांश कुंडली का हर भाव आपको क्या बात बता रहा है, ये चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ऐसे तो आपको गुरुजी 12वें भाव के बाद दोबारा बोला। 12वें भाव आपको बताएगा आइसोलेशन, डाइवोर्स बताएगा, डाइवोर्स बताएगा कि भाई आपका जो डाइवोर्स तो नहीं होगा, कुछ ऐसी बताएंगे। अगर ऐसी स्थितियां बन रही है और वहां पे नवमांश कुंडली का 12वां भाव भी इस बात को एग्री कर रहा है तो डाइवोर्स हो सकता है। पूरे ग्रह होना चाहिए ना डाइवोर्स के लिए, शनि क्या? और डाइवोर्स के लिए 12वें घर में शनि हो गया तो? हाँ जी 12वें घर। अब वो देखना पड़ेगा कि नवमांश कुंडली का सप्तमेश 12वें भाव से कनेक्ट तो नहीं हो गया। नवमांश कुंडली का सप्तमेश 12वें भाव से कनेक्ट तो नहीं हो गया, तो वहां पर डाइवोर्स का केस बन जाता है, ठीक है। इस बात को आप जन्म कुंडली से भी देख सकते हैं। जन्म कुंडली का यानी D1 चार्ट का जो 7वां भाव होगा सप्तमेश, अगर वो 12वें भाव से कनेक्ट हो जाए, 12वें भाव में चला जाए, तो भी वहां पर डाइवोर्स की स्थिति बनेगी। और नवमांश कुंडली अगर ये कह रही है तो पक्का बन जाएगी, मतलब क्योंकि नवमांश कुंडली एक शाश्वत कुंडली है, वो तो ये पक्की बात ही बताएगी। अब बात ये आती है कि नवमांश कुंडली हमें देखनी कैसी है, क्या क्या भाव बताते हो तो समझ में आ जाए। अब बात आती है देखना कैसे है। जैसे जन्म कुंडली आपने देखी थी, जन्म कुंडली में शादी के लिए कौन कौन से भाव देखे थे? 7वां भाव देखा था, 7वां भाव खराब हो, उस पर अशुभ ग्रह बैठे हो, उसका स्वामी अशुभ हो जाए तो खराब माना। ऐसे D9 नवमांश कुंडली, ऐसे नवमांश कुंडली का लग्न भाव 6, 8, 12 में आ जाए या नीच का हो जाए, अशुभ ग्रह उसमें चले जाए तो खराब हो जाए। और साथ में 9वां भाव भी ये देखना पड़ेगा, सॉरी 9वां बोले 7वां भाव, नवमांश कुंडली का 7वें भाव भी ये देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं हम लोग। उसके बाद नवमांश कुंडली में भी कारक ग्रहों को देखना होगा। कारक ग्रह कौन से? मेल की कुंडली है तो शुक्र को देखेंगे, फीमेल की कुंडली है तो गुरु, शुक्र और मंगल को देखेंगे। 2 बातें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे इंपॉर्टेंट बात, सप्तमेश का नवमांश पति जन्म कुंडली में और नवमांश कुंडली में कैसा है, ये कैसे देखा जाएगा? जन्म कुंडली में मान लिया कर्क लग्न की कुंडली है, तो जन्म कुंडली में सप्तमेश कौन हो गया बताइए? शनि गुरु जी। शनि हो गए। शनि आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, शनि जन्म कुंडली में मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, धर्मेश जी इतना ध्यान से नहीं समझना है, अपना आवाज बंद कर लो। जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली हो गई, मान लिया हमने, उसमें सप्तमेश शनि हो गए। शनि नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठे, मान लीजिए हमने बोल दिया कि शनि मिथुन राशि में बैठे हैं, कहां पर? नवमांश कुंडली में, तो मिथुन का स्वामी कौन हो गया? बुध। अब ये बुध हो गया सप्तमेश का नवमांश पति। सबको समझ में आया कि फिर से बताएं? फिर वही कुंडली ले लेते, दोबारा उसी कुंडली को लेते, जैसे ध्यान समझिए। सप्तमेश का नवमांश पति, जन्म कुंडली का जो भी सप्तमेश है, मान लिया कर्क लग्न की कुंडली है, सप्तमेश हो गए शनि। शनि नवमांश कुंडली में मिथुन राशि में पड़े हैं, तो मिथुन का स्वामी बुध हो गया ना, यही बुध हो गया सप्तमेश का नवमांश पति। इसकी स्थिति भी देखनी होगी जन्म कुंडली में भी और नवमांश कुंडली में भी। बाकी के लग्न का कैसा देखना गुरुजी? फिर जैसे मान लीजिए धनु लग्न ले लीजिए, धनु लग्न ले लिया तो धनु सप्तमेश, धनु लग्न में सप्तमेश कौन हो गया? बुध हो गए। अब ये बुध नवमांश कुंडली में मान लीजिए वृश्चिक राशि में चले गए, तो नवमांश पति कौन हो गए? मंगल हो गए। मंगल को हमें दोनों जगह देखना होगा, मंगल को हमें दोनों जगह देखना होगा। समझ में आई बात? अब इन चीजों में जितनी चीजें आपको अच्छी दिखाई दे, समझ लीजिए वैवाहिक जीवन उतना अच्छा है, और जितनी चीजें खराब हो जाए वैवाहिक जीवन उतना उसका निम्न स्तर पे आता जाएगा। ये मिनिमम काम करना है आपको। क्या? जन्म कुंडली का सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक, ये याद कर लीजिए। विवाह के लिए कुंडली आ जाए और पूछा जाए कि भैया इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, सप्तम भाव, जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक को देखिए। नवमांश कुंडली में नवमांश लग्न को, सप्तम भाव को, नवमांश लग्नेश को और नवमांश सप्तमेश को, और सप्तमेश के नवमांश पति को देखिए। इतना देखना होगा, और कारक वहां भी देखने होंगे। कुछ कुंडली को देखिए, चलिए इन्हीं की कुंडली ले लें। सबसे पहले जन्म कुंडली का सप्तम भाव देखिए, कैसा लग रहा है? मजा आ रही है? कौन बैठे हुए हैं? नहीं रहा गुरुजी। जन्म कुंडली का सप्तम भाव पहले देखिए, कौन बैठे हुए? अच्छा दिख रहा है? अरे एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, वो नहीं किया ना, ये तो हमारे पर ही विचार कर लिया जाए। देखिए अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, कौन ग्रह बैठ गए? राहु। हैं? राहु जी। राहु बैठे हैं। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। चलिए अब आइए इसी में सप्तमेश को देखिए, सप्तमेश ठीक है? सप्तमेश लग्न में बैठी, पोजीशन तो अच्छी है जी, ठीक है। अपनी मित्र राशि में बैठे, लेकिन बैठे किसके साथ है? केतु के साथ। केतु तो हर चीज को ही क्या कर देगा? डिनाई कर देगा। यानी कि ये मेंटेन तो करेगा अपने, कि सप्तमेश क्या बताएगा? अपनी मैरिज लाइफ को मेंटेन करना बताएगा ना।
मेंटेन तो करेगा लेकिन पूरी तरह से मेंटेन नहीं कर पाएगा। सातवां भाव खराब है कि अच्छा है, पहले ये बताइए। सातवां भाव खराब है कि अच्छा, पहले ये बताइए। खराब है गुरु। खराब है। ये मेंटेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? मेंटेनेंस कर लेगा। है? देगा। मेंटेन कर लेगा अपनी लाइफ को, मैरिज लाइफ को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नवमास कुंडली में कम से कम भाव ये अरे नौमांश में अभी नहीं जाना है भाई, पहले आप जन्म कुंडली में तो डिसीजन ले ले, वरना हम तो कूदते रहेंगे इधर उधर। कर लेगा गुरुदेव जी। जी मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? जी जी। नहीं कर पाएगा, मतलब कर लेगा लेकिन बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। कैसे पता नहीं कर पाएगा? क्योंकि केतु आ गए ना। केतु भी किसी भी प्लेनेट के साथ बैठ जाएं तो वो उसके प्रभाव में कमी कर देते हैं। वो उसके प्रभाव में क्या कर देते हैं? कमी कर देते हैं। समझ में आ गया? अब जरा और डीप में उतरे क्या कि बस इतना ही काफी है अभी? ऊपर ऊपर से चले भी उतना ही चढ़ते हैं, इतने पे, इसे डीप नहीं उतर रहे अभी, नहीं तो अभी और डीप उतर जाते। तो यहाँ समझ में आया कि भाई मैरिज लाइफ तो खराब है। अच्छा देखिए, साथ में जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं?